अध्याय 7 स्लग क्लब। छुट्टियों के आखिरी सप्ताह में हैरी ज्यादातर समय यही सोचता रहा कि शूमंतर गली में मेलफॉय के व्यवहार का क्या मतलब हो सकता है। उसे सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात से थी कि मेलफॉय दुकान से बाहर निकलते समय बहुत खुश दिख रहा था। अगर मेलफॉय किसी बात पर खुश था तो यह बात अच्छी नहीं हो सकती। बहरहाल उसे इससे थोड़ी चिढ़ हो रही थी कि रॉन और हर्माइनी मेलफॉय की गतिविधियों के बारे में उतने चिंतित नहीं थे जितना वह था। ऐसा लगता था जैसे इसके बारे में बात करते करते वे कुछ दिनों बाद ऊब चुके हों। हाँ हैरी, मैं पहले ही मान चुकी हूँ कि मामला गड़बड़ है, हरमाइनी ने थोड़ी अधीरता से कहा। वो फ्रेड और जॉर्ज के कमरे में खिड़की की चौखट पर बैठी थी और उसके पैर एक कार्डबोर्ड बॉक्स पर थे। उसने अभी अभी अपनी नई पुस्तक पुरातन लिपियों का उच्च स्तरीय अनुवाद के ऊपर से मुश्किल से देखा था। लेकिन क्या हम इस बात पर सहमत नहीं हुए थे कि इसके बहुत से कारण हो सकते हैं? रॉन अपनी झाड़ू की पूंछ की टहनियों को सीधा करने की कोशिश करते हुए बोला। शायद इसका वह हाथ जो संपत्ति दिलाए टूट गया हो। याद है वो मुरझाया हुआ हाथ जो मैलफॉय के पास था? लेकिन याद है उसने तो कहा था उस वाली चीज को सुरक्षित रखना मत भूलना, हैरी ने 50वीं बार कहा। इससे मुझे लगता है कि बोर्गिन के पास एक और टूटी हुई चीज है तथा मैलफॉय दोनों चाहता है। अच्छा, रॉन ने कहा जो अब भी अपनी झाड़ू के हैंडल पर से थोड़ी धूल हटाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, हैरी ने कहा। जब रॉन या हर्माइनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह बोला, मेलफॉय का पिता अज़्काबान में है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेलफॉय बदला लेना चाहता होगा? रॉन ने पलके झपकाते हुए ऊपर देखा। मेलफॉय बदला? वह कर ही क्या सकता है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, हैरी ने कुंठा से कहा। लेकिन वह कुछ न कुछ तो कर रहा है और मुझे लगता है कि हमें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। उसका पिता एक प्राण बख्शी है और हैरी बीच में ही रुक गया। उसकी आंखें हरमाइनी के पीछे वाली खिड़की पर जमी हुई थी और उसका मुंह खुल चुका था। उसके मन में एक आश्चर्यजनक विचार आया था। हैरी, हरमाइनी ने चिंतित स्वर में पूछा। क्या हुआ? रॉन ने घबरा कर पूछा। कहीं तुम्हारा निशान दोबारा तो नहीं दुख रहा है? वह प्राण भक्षी बन गया है, हैरी ने धीरे से कहा। वो अपने पिता की जगह प्राण भक्षी बन गया है। थोड़ी देर खामोशी छाई रही, फिर रॉन हंस पड़ा। मेलफॉय? वह 16 साल का है हैरी। तुम्हें लगता है तुम जानते हो कौन मेलफॉय को प्राण बख्शी बना लेगा? इस बात की बहुत कम संभावना है हैरी, हरमाइनी दबी आवाज में बोली। तुम्हें किस बात से ऐसा लगता है? मैडम मेल्किन की दुकान में देखा था। उनके छूने से पहले ही वह चिल्ला पड़ा था और जब वे उसकी आस्तीन ऊपर कर रही थी तो उसने अपना हाथ झटक कर दूर हटा लिया था। यह उसका बायां हाथ था। उसकी बाई बाह पर मौत का निशान गुदा होगा। रॉन और हरमाइनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। अच्छा, रॉन ने कहा, हालांकि उसे देखकर लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हरमाइनी बोली, हैरी, मुझे लगता है कि वह बस वहां से जाना चाहता था। उसने बोर्गिन को कुछ दिखाया था जिसे हम नहीं देख पाए, हैरी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। कोई ऐसी चीज जिससे बोर्गिन बुरी तरह दहल गया था। मैं जानता हूँ कि वह निशान ही दिखा रहा था। वो बोर्गिन को बता रहा था कि वह किससे बात कर रहा है। तुमने देखा बोर्गिन ने उसकी बात कितनी गंभीरता से ले ली थी? रॉन और हर्माइनी ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। मुझे यकीन नहीं है हैरी। हाँ, मुझे अब भी नहीं लगता कि तुम जानते हो कौन मेलफॉय को शामिल करेगा। हैरी चिढ़ गया, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसका अंदाजा सही है। वो अपने गंदे क्विडिच दुशाले का ढेर उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। मिसेस वीजली उनसे कई दिनों से कह रही थी कि वे अपने कपड़ों की धुलाई और पैकिंग आखिरी समय के लिए न छोड़ें। सीढ़ी के नीचे जाने वाली जगह पर वह जिनी से टकराया जो अभी अभी प्रेस किए हुए कपड़े लेकर अपने कमरे में जा रही थी। इस वक्त किचन में जाना खतरे से खाली नहीं है, उसने हैरी को चेतावनी दी। वहां पर काफी कफ है। मैं सावधान रहूंगा कि उस पर फिसल न जाऊं, हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वह किचन में दाखिल हुआ तो फ्लर किचन की टेबल पर अपनी शादी की योजनाएं पूरे जोश से बता रही थी, बल्कि मिसेस वीजली बहुत चिड़चिड़ी दिखती हुई अपने आप खुलने वाली स्प्राउट्स के ढेर को देख रही थी। बिल और मैंने फैसला कर लिया है कि दुल्हन की दो सखियां कौन होंगी। जिनी और गैब्रियल एक साथ बहुत सुंदर दिखेंगी। मैं उन्हें सुनहरे पीले कपड़े पहनाने के बारे में सोच रही हूँ। जाहिर है गुलाबी रंग जिनी के बालों के रंग के साथ भयंकर दिखेगा। आह हैरी, मिसेस वीजली फ्लर की बात काटते हुए जोर से बोली। अच्छा, मैं कल जाने के लिए किए गए सुरक्षा इंतजाम के बारे में बताना चाहती हूँ। हमें मंत्रालय की कारें दोबारा मिल गई हैं और स्टेशन पर ऑर्डर्स हमारा इंतजार करेंगे। क्या टोंक्स भी वहां होगी? हैरी ने उन्हें अपने क्विडिच के दुशाले देते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता। आर्थर ने मुझे बताया है कि उसे किसी दूसरी जगह पर नियुक्त कर दिया गया है। टोंक्स ने तो अपनी परवाह ही करना छोड़ दी है, फ्लर ने सोचते हुए कहा और चाय के चम्मच के पीछे अपना शानदार प्रतिबिंब निहारा।
अगर मुझसे पूछा जाए तो वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। हाँ, धन्यवाद, मिसेस वीजली ने रूखेपन से कहा और एक बार फिर फ्लर की बात बीच में ही काट दी। चलो हैरी, तैयार हो जाओ। अगर हो सके तो मैं आज रात को ही सबके संदूक तैयार चाहती हूँ, ताकि हम आखिरी मिनट की हड़बड़ी से बच सके, जो आमतौर पर होती है। और सचमुच अगली सुबह उनकी रवानगी सामान्य से ज्यादा आरामदेह थी। मंत्रालय की कारें घर के सामने उनका इंतजार कर रही थी। सारे संदूक पैक हो चुके थे। हरमाइनी की बिल्ली क्रुक्शंस अपनी बास्केट में सुरक्षित बंद थी और हेडविग, रॉन का उल्लू पिगविजियन तथा जिनी का नया बैगनी पिग्मी पफ अर्नोल्ड पिंजरों में बंद हो चुके थे। मिलते हैं हैरी, फ्लर ने उसे चूमकर विदा करते हुए भारी आवाज में कहा। रॉन जल्दी से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर उम्मीद की झलक साफ दिख रही थी, लेकिन तभी जिनी ने अपना पैर अड़ा दिया, जिससे रॉन गिर गया और फ्लर के पैरों के पास की धूल चाटने लगा। लाल चेहरे वाला रॉन धूल में लथपथ हो गया और गुस्से में बिना अलविदा कहे जल्दी से कार में बैठ गया। किंग्स क्रॉस स्टेशन पर खुशनुमा हैग्रिड उनका इंतजार नहीं कर रहा था। इसके बजाय कारों के रुकते ही गंभीर चेहरे और दाढ़ी वाले दो जादूगर गहरे रंगों के मगलू सूटों में आगे बढ़े तथा समूह के दोनों तरफ चलने लगे। जल्दी जल्दी, बैरियर के पार, मिसेस वीजली ने कहा, जो इस संजीदा कार्यकुशलता से थोड़ी परेशान दिख रही थी। अच्छा रहेगा हैरी सबसे पहले जाए, उन्होंने कॉरर की तरफ पूछने के अंदाज में देखा, जिसने धीरे से सिर हिलाया और हैरी की ऊपरी बांह पकड़कर उसे प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच के बैरियर की तरफ धकेलने की कोशिश की। मैं अपने आप चल सकता हूँ, धन्यवाद, हैरी ने चिढ़कर कहा और झटका देकर अपनी बांह ऑरर की पकड़ से छुड़ा ली। उसने अपनी ट्रॉली सीधे ठोस बैरियर की तरफ धकाई, अपने खामोश ऑरर साथी को नजरअंदाज किया और एक सेकंड बाद खुद को प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर खड़ा पाया, जहां लाल हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस भीड़ पर धुआं उड़ा रही थी। हर्माइनी और वीजली परिवार कुछ ही पलों में उसके पास आ गए। उदास चेहरे वाले ऑरर से सलाह लिए बिना हैरी ने रॉन और हर्माइनी को इशारा किया कि वे खाली कंपार्टमेंट की तलाश करने के लिए प्लेटफॉर्म पर उसके पीछे आए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैरी, हर्माइनी ने माफी मांगने वाले अंदाज में कहा। रॉन, मुझे पहले प्रीफेक्ट वाले डिब्बे में जाना है और फिर गलियारों की थोड़ी पहरेदारी करनी है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, हैरी ने कहा। तुम सभी ट्रेन में जल्दी से चढ़ जाओ, ट्रेन छूटने में अब बस कुछ मिनट बचे हैं, मिसेस वीजली ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। अच्छा, टर्म अच्छा रहे रॉन, हैरी ने तत्काल फैसला करते हुए कहा। मिस्टर वीजली, क्या मैं आपसे जल्दी में कुछ कह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिस्टर वीजली ने कहा, जो थोड़े हैरान दिख रहे थे। बहरहाल वे हैरी के पीछे पीछे चल दिए ताकि बाकी लोगों को उनकी बातचीत सुनाई न दे। काफी सोचने के बाद हैरी इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उसे किसी को ये बताना ही है तो मिस्टर वीजली ही सबसे सही व्यक्ति रहेंगे। पहली बात तो यह थी कि वे मंत्रालय में काम करते थे, इसलिए वे जांच करने की सबसे अच्छी स्थिति में थे, और दूसरी बात, उसे इस बात की बहुत कम आशंका लगी थी कि मिस्टर वीजली गुस्से से भड़क उठेंगे। दूर जाते समय उसने देखा कि मिसेस वीजली और गंभीर चेहरे वाला ऑरर उन दोनों को संदेह भरी निगाहों से देख रहा था। जब हम छूमंतर गली में थे, हैरी ने बोलना शुरू किया, लेकिन मिस्टर वीजली ने मुस्कुराकर उसे बीच में ही रोक दिया। क्या मुझे यह पता चलने वाला है कि तुम, रॉन और हर्माइनी कहाँ गायब हो गए थे, जबकि तुम्हें फ्रेड और जॉर्ज की दुकान के पीछे वाले कमरे में होना चाहिए था? आपको कैसे पता? हैरी, तुम उस आदमी से बात कर रहे हो जिसने फ्रेड और जॉर्ज को पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ ठीक है, हम पीछे वाले कमरे में नहीं थे। बहुत बढ़िया, तो हम पूरी खबर भी सुन लेते हैं। देखिए, हम ड्रेको मैल्फॉय का पीछा करने गए थे। हमने अदृश्य चोगे का इस्तेमाल किया था। क्या तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई खास कारण था, या फिर तुमने यूं ही कर दिया था? क्योंकि मुझे लगा था कि मैल्फॉय कुछ करने की फिराक में है, हैरी ने कहा। उसका ध्यान मिस्टर वीजली के चेहरे पर आए चिढ़ और दिलचस्पी के मिले जुले भाव पर नहीं गया था। वो अपनी मम्मी को चकवा देकर आया था और मैं इसकी वजह जानना चाहता था। जाहिर है तुम जानना चाहते थे, मिस्टर वीजली ने सांस छोड़ते हुए कहा। अच्छा, तो फिर क्या तुम्हें इसका कारण पता चल पाया? हैरी ने कहा। वह बोर्गिन एंड बग्स दुकान में गया था और बोर्गिन को धमकाने लगा कि वह किसी चीज को सुधारने में उसकी मदद करे, और उसने बोर्गिन से अपने लिए कुछ चीज सुरक्षित रखने को भी कहा। उसकी बात से ऐसा लग रहा था कि यह ठीक उसी जैसी कोई चीज थी जिसकी मरम्मत होनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जोड़ी हो। और हैरी ने एक गहरी सांस ली। एक और बात है, हमने यह भी देखा कि जब मैडम मेल्किन ने मेल्फॉय की बाईं बाँह छूने की कोशिश की तो मेल्फॉय लगभग 1 मील ऊपर उछला था। मुझे लगता है कि उसके हाथ पर मौत का निशान गुदा है। मुझे लगता है कि वह अपने पिता की जगह प्राण बख्शी बन गया है। मिस्टर वीजली हैरान दिखने लगे। एक पल बाद उन्होंने कहा, हैरी, मुझे शक है कि क्या तुम जानते हो कौन 16 साल के लड़के को? क्या कोई ये बात सचमुच जानता है कि तुम जानते हो कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं?
हैरी ने गुस्से से पूछा। मिस्टर वीजली, मुझे अफसोस है, लेकिन क्या ये जांच करने लायक नहीं है? अगर मेल्फॉय किसी चीज की मरम्मत करवाना चाहता है और वह इस काम को करने के लिए बोर्गिन को धमकी देता है, तो शायद ये कोई शैतानी या खतरनाक चीज ही होगी, है ना? सच कहूं तो मुझे इसमें संदेह है, मिस्टर वीजली ने धीरे से कहा। देखो, जब लूसियस मेल्फॉय गिरफ्तार हुआ था तो हमने उसके घर की तलाशी ली थी। हमने हर खतरनाक चीज जब्त कर ली थी, हैरी ने अड़ते हुए कहा। मुझे लगता है कि आपके पास से कोई चीज छूट गई होगी। हाँ, हो सकता है, मिस्टर वीजली ने कहा, लेकिन हैरी जानता था कि वे उसका दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं। उनके पीछे सीटी बजी। लगभग सभी लोग ट्रेन में चढ़ चुके थे और दरवाजे बंद होने वाले थे। जल्दी करो, मिस्टर वीजली ने कहा जब मिसेस वीजली चिल्लाई, हैरी जल्दी। वह जल्दी से आगे बढ़ा तथा मिस्टर और मिसेस वीजली ने ट्रेन में संदूक चढ़ाने में उसकी मदद की। देखो बेटा, क्रिसमस पर हमारे यहाँ आना डम्बलडोर के साथ सब तय हो गया है, इसलिए अब तुमसे जल्दी ही मिलेंगे, मिसेस वीजली ने खिड़की में से कहा जब हैरी ने अपने पीछे दरवाजा लगाया और ट्रेन चलने लगी। तुम अपना पूरा ध्यान रखना और ट्रेन तेज होने लगी। अच्छे से रहना और अब मिसेस वीजली को थोड़ा भागना पड़ रहा था। सुरक्षित रहना। हैरी तब तक हाथ हिलाता रहा जब तक कि ट्रेन मोड़ पर नहीं मुड़ गई और मिस्टर और मिसेस वीजली ओझल नहीं हो गए। फिर उसने मुड़कर देखा कि बाकी लोग कहाँ हैं। उसने सोचा कि रॉन और हर्माइनी तो प्रीफेक्ट्स वाले डिब्बे में होंगे, लेकिन तभी उसे जिनी गलियारे में थोड़ी आगे कुछ सहेलियों से बातें करती दिखी। वह रास्ता बनाकर संदूक खींचते हुए उसकी तरफ गया। लोग उसे बिना संकोच घूरते रहे। वे अपने कंपार्टमेंट की खिड़कियों से चेहरे सटाकर उसे देख रहे थे। दैनिक जादूगर में चुनिंदा जादूगर की अफवाहों के बाद उसे यह आशंका थी कि इस टर्म में लोग उसे घूरेंगे, लेकिन उसे मंच के बीचों बीच स्पॉटलाइट में खड़े रहने की अनुभूति में आनंद नहीं आया। उसने जिनी का कंधा थपथपाया। कंपार्टमेंट खोजें? जिनी चहकते हुए बोली। हैरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मैंने डीन से मिलने का वादा किया था। बाद में मिलते हैं। ठीक है, हैरी ने कहा। जब जिनी अपने लंबे लाल बाल पीछे उछालती हुई चली गई तो हैरी को अजीब सी चिढ़ का एहसास हुआ। गर्मियों में वह उसके आसपास रहने का इतना आदी हो चुका था कि वह यह भूल ही गया था कि स्कूल में जिनी उसके रॉन और हर्माइनी के साथ नहीं रहती थी। फिर उसने पलकें झपकाई और चारों तरफ देखने लगा। उसे मंत्रमुग्ध लड़कियों ने घेर लिया था। हाय हैरी, उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। नेविल, हैरी ने राहत से कहा और मुड़कर देखा कि एक गोल चेहरे वाला लड़का उसकी तरफ आने के लिए संघर्ष कर रहा था। हेलो हैरी, लंबे बालों और बड़ी बड़ी आंखों वाली एक लड़की ने कहा जो नेविल के ठीक पीछे थी। हाय लूना, कैसी हो? बहुत बढ़िया, धन्यवाद, लूना ने कहा। उसने एक मैगजीन पकड़कर अपने सीने से चिपका रखी थी। सामने बड़े अक्षरों में यह घोषणा थी कि अंदर मुफ्त भुता चश्मा है। द क्विम्बलर अब भी तरक्की पर है? हैरी ने पूछा। उसे उस मैगजीन से थोड़ा प्रेम था क्योंकि पिछले साल उसी में उसका इंटरव्यू छपा था। ओह हाँ, ग्राहक बढ़ रहे हैं, लूना ने खुशी से कहा। चलो खाली जगह खोजते हैं, हैरी ने कहा और वे तीनों घूर रहे विद्यार्थियों के बीच से आगे बढ़ने लगे। आखिरकार उन्हें खाली कंपार्टमेंट मिल गया और हैरी कृतज्ञता से उसके भीतर चला गया। वे लोग हमें भी घूर रहे हैं, नेविल ने अपनी और लूना की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं, अपना संदूक लगेज रैक पर रखते हुए हैरी बोला। वे लोग तुम्हें इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि तुम भी मंत्रालय में लड़े थे। तुमने देखा होगा, हमारे अभियान के बारे में दैनिक जादूगर में छपा था। हाँ, मुझे लगा था कि दादी इतने प्रचार से नाराज होंगी, नेविल बोला। लेकिन वे बहुत खुश हुई। कहती हैं कि आखिरकार मैं अपने डैडी के पद चिन्हों पर चलने लगा हूँ। उन्होंने मुझे एक नई छड़ी भी खरीद दी है, देखो। उसने छड़ी निकालकर हैरी को दिखाई। चेरी और यूनिकॉर्न का बाल, उसने गर्व से कहा। लगता है कि यह ओलिवेंडर द्वारा बेची गई आखिरी छड़ियों में से एक होगी। वह अगले दिन ही गायब हो गया था। ओए, वापस आओ ट्रेवर। उसने सीट के नीचे गोता लगाकर अपने मेढक को पकड़ा जो अक्सर आजाद होने की कोशिश करता रहता था। क्या इस साल भी डीए की मीटिंग्स होंगी हैरी? लूना ने पूछा, जो अब द क्विम्बलर के बीच से भूता चश्मा निकाल रही थी। अम्बरिज के जाने के बाद क्या फायदा है, हैरी ने बैठते हुए कहा। नीचे से निकलते समय नेविल का सिर सीट से टकरा गया। वह बहुत निराश दिख रहा था। मुझे डीए पसंद था, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। मुझे भी मीटिंग्स पसंद थी, लूना ने शांति से कहा। यह दोस्तों के साथ रहने जैसा था। लूना अक्सर इसी तरह की अटपटी लेकिन सच बात कहती थी। इससे हैरी को करुणा और शर्म का मिला जुला एहसास हुआ। बहरहाल इससे पहले कि वह कुछ कह पाए, उसके कंपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर व्यवधान होने लगा। कांच की दूसरी तरफ फोर्थ ईयर की लड़कियों के फुसफुसाने और हंसने की आवाजें आ रही थी। तुम मुझसे पूछो। नहीं तुम। मैं ये कर देती हूँ,
बड़ी बड़ी आंखों, उभरी ठुड्डी और काले लंबे बालों वाली एक हिम्मती लड़की दरवाजे से अंदर आ गई। हाय हैरी, मैं रोमिल्डा रोमिल्डा वैन, उसने जोर से और आत्मविश्वास से कहा। तुम हमारे कंपार्टमेंट में आकर हमारे साथ क्यों नहीं बैठते हो? तुम्हें उनके साथ बैठने की जरूरत नहीं है। उसने फुसफुसाकर नीचे झुके नेविल की तरफ इशारा किया, क्योंकि नेविल ट्रेवर्स की तलाश में दोबारा सीट के नीचे झुक गया था। फिर उसने लूना की तरफ इशारा किया, जो मुफ्त भूत चश्मा पहनकर किसी पागल कई रंगों वाली उल्लू जैसी दिख रही थी। वे मेरे दोस्त हैं, हैरी ने ठंडेपन से कहा। ओह, लड़की ने बहुत हैरान दिखते हुए कहा। ओह, ठीक है। वह जाते समय अपने पीछे दरवाजा बंद कर गई। लोग उम्मीद करते हैं कि तुम हमसे ज्यादा अच्छे लोगों से दोस्ती करो, लूना ने एक बार फिर सच्ची बात कह दी। तुम अच्छे हो, हैरी ने तुरंत कहा। उनमें से कोई भी मंत्रालय में मेरे साथ नहीं लड़ा था। यह बहुत अच्छी बात कही, लूना मुस्कुराई और अपना भूत चश्मा नाक पर चढ़ाकर द क्विबलर पढ़ने लगी। नेविल सीट के नीचे से निकला। उसके बालों पर धूल जमी थी और उसके हाथ में ट्रेवर था, जो अब हार मान चुका था। वह बोला, हमने उसका सामना नहीं किया, उसका सामना तो तुमने किया था। तुम्हें मेरी दादी की बातें सुननी चाहिए थी, जो उन्होंने तुम्हारे बारे में कही थी। हैरी पॉटर में पूरे जादूगर मंत्रालय से ज्यादा हिम्मत है। तुम जैसा पोता पाने के लिए वे कुछ भी दे सकती थी। हैरी शर्मा कर हंसा और विषय बदलकर OWL के परिणामों के बारे में बातें करने लगा। जब नेविल अपने ग्रेड बता रहा था और कह रहा था कि क्या उसे सिर्फ एक्सेप्टेबल के बावजूद NEWT की रूपांतरण की क्लास में दाखिला मिल पाएगा, तो हैरी उसकी बात सुने बिना उसे देखता रहा। वोल्डेमॉर्ट के कारण नेविल का बचपन भी उतना ही खराब बीता था जितना कि हैरी का था, लेकिन नेविल को जरा भी पता नहीं था कि वह हैरी जैसा बनने के कितने करीब था। भविष्यवाणी उन दोनों में से किसी एक की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन वोल्डेमॉर्ट को जाने क्यों यह यकीन था कि इसका इशारा हैरी की तरफ ही था। अगर वोल्डेमॉर्ट ने नेविल को चुन लिया होता तो नेविल हैरी के सामने बिजली गिरने जैसे निशान के साथ बैठा होता। अब भविष्यवाणी का बोझ उस पर होता। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता? क्या नेविल की माँ उसे बचाने के लिए अपनी जान देती, जैसे लिली ने हैरी के लिए दी थी? निश्चित रूप से वे दे देती। लेकिन क्या होता अगर वे अपने बेटे और वोल्डेमॉर्ट के बीच में ढाल बनकर खड़ी नहीं हो पाती? क्या तब कोई चुनिंदा जादूगर नहीं होता? जहाँ नेविल इस वक्त बैठा था, क्या वो जगह खाली रहती? शायद वहाँ हैरी बैठा होता, जिसके माथे पर निशान नहीं होता और जिसे रॉन की नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ चूम कर विदा करती। नेविल ने कहा, तुम ठीक तो हो हैरी? तुम अजीब से दिख रहे हो। हैरी चौंक गया। माफ करना, मैं तुम पर चिकरघन्नी कीट ने हमला कर दिया है, लूना ने सहानुभूति से कहा और अपने बड़े रंगीन चश्मे से हैरी को देखा। मैं क्या? वह बोली। चक्करघिन्नी कीट वे अदृश्य होते हैं। वे कान के अंदर घुस जाते हैं और दिमाग घुमा देते हैं। मुझे लगता है मैंने अभी अभी यहाँ किसी चक्करघिन्नी कीट की मंडराने की आवाज सुनी थी। उसने अपने हाथ हवा में फड़फड़ाए, जैसे किसी बड़े अदृश्य दीमक को हटा रही हो। हैरी और नेविल की नजरें मिली और वे जल्दी से क्विडिच के बारे में बातें करने लगे। ट्रेन की खिड़कियों के पार मौसम उतना ही बुरा था जितना गर्मियों में था। वे ठंडी धुंध की लंबी चादर से निकलकर हल्की खिली धूप में पहुंच गए। जब सूरज लगभग उनके सिर के ऊपर पहुंच गया, तब कहीं जाकर हरमाइनी और रॉन कंपार्टमेंट में दाखिल हुए। काश लंच की ट्रॉली जल्दी आ जाए, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, रॉन ने हसरत से कहा और हैरी के पास वाली सीट पर लुढ़क कर अपना पेट मलने लगा। हाय नेविल, हाय लूना, पता है, उसने हैरी की तरफ मुड़ते हुए आगे कहा, मेलफॉय प्रीफेक्ट की ड्यूटी नहीं कर रहा है। वह तो बस नाग शक्ति के विद्यार्थियों के साथ कंपार्टमेंट में बैठा है। हमने वहां से गुजरते समय उसे देखा था। हैरी की दिलचस्पी जाग गई और वह सीधा बैठ गया। मेलफॉय की यह आदत तो नहीं थी कि वो प्रीफेक्ट के रूप में अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का मौका छोड़ दे, जैसा उसने पिछले साल किया था। तुम्हें देखकर उसने क्या किया? वही हमेशा जैसा व्यवहार, रॉन ने उदासीनता से कहा और अपने हाथ से एक भद्दी मुद्रा बनाई। हालांकि वह सामान्य हरकतें नहीं कर रहा था, है ना? सामान्य तो यह होता। एक बार फिर उसने हाथ से ज्यादा भद्दी मुद्रा बनाई। लेकिन वह फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को सता क्यों नहीं रहा है? क्या पता, हैरी बोला, लेकिन उसका दिमाग सरपट भाग रहा था। उसे लग रहा था कि मेलफॉय के मन में इस वक्त छोटे विद्यार्थियों को सताने से ज्यादा महत्वपूर्ण बातें थी। हो सकता है उसे प्रशासकीय दस्ता ज्यादा पसंद हो, हरमाइनी ने कहा। शायद इसके बाद उसे प्रीफेक्ट बनने में अपमान महसूस हो रहा हो। मुझे ऐसा नहीं लगता, हैरी ने कहा। मुझे लगता है कि वह लेकिन इससे पहले कि वो अपनी राय विस्तार से बता पाता, कंपार्टमेंट का दरवाजा दोबारा खुल गया और थर्ड ईयर की एक लड़की हाफती हुई अंदर आ गई। मुझे ये चिट्ठी नेविल लॉन्ग बॉटम और हैरी पॉटर को देनी है। वह पॉटर नाम पर अटक गई जब उसकी नजरें हैरी से मिली। लड़की का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। वह 2 चंपत्र लाई थी जो बैगनी रिबन से बंधे थे। परेशान दिखते हुए हैरी और नेविल ने अपने नाम के चंपत्र ले लिए। लड़की लड़खड़ाती हुई कंपार्टमेंट से बाहर निकल गई।
क्या है? रॉन ने पूछा जब हैरी ने अपने चमपत्र को खोला। आमंत्रण, हैरी ने कहा। हैरी, अगर तुम मेरे साथ सी कंपार्टमेंट में लंच करोगे तो मुझे खुशी होगी। प्रोफेसर H.E.F. स्लगहॉर्न। प्रोफेसर प्रोफेसर स्लगहॉर्न कौन है? नेविल ने पूछा और आमंत्रण को उलझन से देखने लगा। नए टीचर हैं, हैरी ने कहा। देखो, मुझे लगता है कि हमें जाना होगा, है ना? लेकिन उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? नेविल ने घबराते हुए पूछा, जैसे सजा मिलने की उम्मीद कर रहा हो। पता नहीं, हैरी ने कहा, जो पूरी तरह सच नहीं था। हालांकि उसके पास इस बात का सबूत नहीं था कि उसका अनुमान सही था या नहीं। उसके मन में अचानक एक विचार आया और उसने कहा, सुनो, हम अदृश्य चौकी के नीचे चलते हैं। इससे हम रास्ते में मेल्फॉय को अच्छे से देख सकेंगे। हमें पता चल जाएगा कि उसके इरादे क्या हैं। बहरहाल यह विचार बेकार साबित हुआ। गलियारे में लंच की ट्रॉली के पास विद्यार्थी खचाखच भरे थे, इसलिए चोगा पहनकर चलना लगभग असंभव था। हैरी ने अफसोस के साथ उसे दोबारा अपने बैग में ठूंस लिया। वह सोचने लगा कि अगर वह उसे पहन ले तो लोगों के घूरे जाने से बच सकता था, जिसकी तीव्रता अब बढ़ती जा रही थी। विद्यार्थी उसे अच्छी तरह से देखने के लिए बार बार अपने कंपार्टमेंट से निकल कर आ रहे थे। सिर्फ चो चैंग ही इसका अपवाद थी, जो हैरी को आता देखकर अपने कंपार्टमेंट में घुस गई थी। जब हैरी खिड़की के पास से निकला तो उसने देखा कि वो अपनी सहेली मैरिटा के साथ जबरन बातचीत कर रही थी। मैरिटा के चेहरे पर मेकअप की एक बहुत मोटी परत थी, लेकिन इसके बावजूद उसके मुहासों का अजीब आकार पूरी तरह नहीं छिप रहा था। हैरी हल्के से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। जब वे सी कंपार्टमेंट में पहुंचे तो उन्हें तत्काल दिख गया कि स्लगहॉर्न ने सिर्फ उन्हें ही आमंत्रित नहीं किया था। वैसे स्लगहॉर्न ने जितनी गर्मजोशी से हैरी का स्वागत किया, इससे यह स्पष्ट हो गया कि हैरी का ही सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा था। हैरी, मेरे बच्चे, स्लगहॉर्न ने कहा और उसे देखकर उछल पड़े, जिससे मखमली दुशाले से ढकी उनकी तोंद कंपार्टमेंट की बाकी जगह को घेरती हुई लगने लगी। उनका चमकदार गंजा सिर और बड़ी सफेद मूंछ धूप में चमक रही थी, और उनके वेस्टकोट के सुनहरे बटन भी। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, और तुम मिस्टर लॉन्ग बॉटम हो, है ना? नेविल ने डरते डरते सिर हिलाया। स्लगहॉर्न के इशारे पर वे दरवाजे के पास वाली दो खाली सीटों पर एक दूसरे के सामने बैठ गए। हैरी ने अपने साथियों की तरफ देखा। उसने देखा कि उनके ही ईयर का नाक शक्ति का एक लंबा काला लड़का था, जिसके गाल की हड्डियां उभरी हुई थी और जिसकी लंबी तिरछी आंखें थी। सेवेंथ ईयर के दो लड़के भी थे, जिनके नाम हैरी को नहीं मालूम थे। स्लगहॉर्न के पास एक कोने में जिनी बैठी थी, जिसे पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वहां कैसे पहुंची। अब क्या तुम सब लोगों को जानते हो? स्लगहॉर्न ने हैरी और नेविल से पूछा। देखो, ब्लेज जैबिनी तो तुम्हारे ही ईयर में है। जैबिनी ने पहचान या स्वागत का कोई भाव चेहरे पर नहीं दिखाया। हैरी या नेविल ने भी नहीं दिखाया। गरुड़द्वार नागशक्ति के विद्यार्थी सिद्धांततः एक दूसरे से नफरत करते थे। यह कार्मेक मैकमैलन है, शायद तुम एक दूसरे से मिल चुके हो, नहीं? मैकमिलन तार जैसे बालों वाला एक बड़ा किशोर था। उसने एक हाथ उठाया और हैरी तथा नेविल ने उसकी तरफ देखकर सिर झुकाया। और यह मार्कस वेलबी है। मुझे नहीं लगता कि दुबला और घबराया सा दिख रहा वेलबी हल्के से मुस्कुराया। और इस आकर्षक लड़की ने मुझे बताया कि वह तुम्हें जानती है। स्लगहॉर्न ने अपनी बात पूरी की। स्लगहॉर्न के पीछे से जिनी हैरी तथा नेविल की ओर देखकर मुस्कुराई। तो यह बहुत अच्छा रहा, स्लगहॉर्न ने आराम से कहा। तुम सभी को ज्यादा अच्छी तरह से जानने का बढ़िया मौका है। यह लो, नैपकिन लो। मैंने अपना लंच खुद पैक किया है। जहां तक मुझे याद है, ट्रॉली में लिकोरिस वेंट जैसी चीजें भरी होती है, और एक बूढ़े आदमी का हाजमा ऐसी चीजों को नहीं पचा सकता। वेलबी, चिकन लोगे? वेलबी चौंक गया और उसने ठंडा चिकन ले लिया। मैं मार्कस को बता रहा था कि मुझे तुम्हारे अंकल डेमोक्लीस को पढ़ाने का सौभाग्य मिल चुका है, स्लगहॉर्न ने हैरी तथा नेविल से कहा, और अब रोल्स की प्लेट बढ़ाई। बेहतरीन जादूगर, बेहतरीन। और वह उस ऑर्डर ऑफ मर्लिन का हकदार था जो उसे मिला था। मार्कस, क्या तुम अपने अंकल से अक्सर मिलते हो? दुर्भाग्य से उसी समय वेलबी ने चिकन का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में भर लिया था। स्लगहॉर्न की बात का जवाब देने की जल्दी में उसने जल्दबाजी में चिकन निकल लिया। उसका चेहरा बैगनी हो गया और उसका दम घुटने लगा। स्वच्छ मार्गो, स्लगहॉर्न ने वेलबी की तरफ छड़ी लहराते हुए कहा। इससे उसकी सांस की नली एकदम साफ हो गई। नहीं, ज्यादा नहीं मिल पाता, नहीं, वेलबी ने हाफते हुए कहा और उसकी आंखों में पानी भर गया। जाहिर है वे काफी व्यस्त रहते होंगे, स्लगहॉर्न ने वेलबी की तरफ सवालिया निगाह डालते हुए कहा। मुझे लगता है कि कड़ी मेहनत के बिना वे नर भेड़िया राहत काढ़े का आविष्कार नहीं कर पाए होते। मुझे लगता है, वेलबी ने कहा, जो अब तब तक चिकन नहीं खाना चाहता था जब तक कि स्लगहॉर्न से बातचीत पूरी न हो जाए। और देखिए, उनकी और मेरे डैडी की ज्यादा पटती नहीं है, इसलिए मैं दरअसल उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। उसकी आवाज धीमी हो गई जब स्लगहॉर्न ठंडेपन से मुस्कुराकर मैकलेगन की तरफ मुड़ गए। और तुम, कार्मैक?
स्लगहॉर्न ने कहा। मैं जानता हूँ कि तुम अपने अंकल टाइबेरियस से काफी मिलते रहते हो। मैंने उनके पास तुम दोनों की नॉकटेल्स के शिकार की बेहतरीन तस्वीर देखी है, शायद नॉरकॉफ में। ओह हाँ, वह शिकार मजेदार था, मैकलेगन ने कहा। हम बर्टी हिग्स और रूफस स्किमक्योर के साथ गए थे। यह तब की बात थी जब वे मंत्री नहीं बने थे। आह, तो तुम बर्टी और रूफस को भी जानते हो, स्लगॉन ने मुस्कुराकर कहा, जो पाई की छोटी ट्रे घुमा रहे थे। न जाने क्यों वेल्बी की तरफ पाई की ट्रे नहीं बढ़ाई गई। अब मुझे बताओ। हैरी को यही लगा था। यहाँ सभी को इसलिए आमंत्रित किया गया था क्योंकि वे किसी मशहूर या प्रभावी व्यक्ति से जुड़े थे, सिवाय जिनी के। मैकलेगन के बाद जेबिनी से सवाल पूछे गए। उसकी माँ अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी। हैरी को यह पता चला कि उन्होंने 7 बार शादी की थी। उनका हर पति रहस्यमय ढंग से मर गया था और उनके नाम ढेर सारा सोना कर गया था। फिर नेविल की बारी आई। यह 10 मिनट का समय बहुत मुश्किल से बीता क्योंकि नेविल के माता पिता, जो कि बहुत मशहूर ऑनर थे, बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज और उसके 2 प्राणभक्षी साथियों ने यातना देकर पागल कर दिया था। नेविल से हुई बातचीत के अंत में हैरी को आभास हुआ कि स्लगॉन नेविल के मूल्यांकन में समय लेना चाहते थे और देखना चाहते थे कि उसमें अपने माता पिता की प्रतिभा है या नहीं। और अब, स्लगॉन ने अपनी सीट से खिसकते हुए कहा, जैसे किसी कार्यक्रम का आयोजक अपने सबसे बड़े सितारों की घोषणा कर रहा हो। हैरी पॉटर, कहाँ से शुरू करूं? मुझे लगता है कि जब हम गर्मियों में मिले तो मैंने सिर्फ सतह को ही देखा था। उन्होंने एक पल के लिए हैरी को इस तरह देखा जैसे वो कोई बहुत बड़ा और जायकेदार चिकन हो। फिर बोले, लोग बाग आजकल तुम्हें चुनिंदा जादूगर कहते हैं। हैरी कुछ नहीं बोला। वेल्बी, मैकलेगन और जेबिनी उसी को घूर रहे थे। स्लगॉन ने हैरी को गौर से देखते हुए कहा, जाहिर है बरसों से अफवाहें फैली हुई हैं। मुझे याद है जब, देखो, उस भयंकर रात के बाद जब लिली, जेम्स, तुम बच गए थे और ये अफवाह फैली थी कि तुम में सामान्य से ज्यादा शक्तियां हैं। जेबिनी हल्के से खांसा, जिसमें उसका संदेह साफ झलक रहा था। स्लगॉन के पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, हाँ जेबिनी, तुम में भी शक्तियां हैं, नाटक करने की। ओहो, स्लगॉन ने हंसकर जिनी की तरफ देखा, जो स्लगॉन की तोंद की बगल से जेबिनी को गुस्से से घूर रही थी। तुम्हें सावधान रहना चाहिए ब्लेज। मैंने सुंदर लड़की को बहुत शानदार बैट बोगी मंत्र मारते देखा था। उस वक्त मैं उसके डिब्बे के पास से गुजर रहा था। उसे गुस्सा मत दिलाना। जेबिनी फिर भी हिकारत से देखता रहा। खैर, स्लगॉन ने हैरी की तरफ दोबारा मुड़ते हुए कहा, इस बार गर्मियों में बहुत सी अफवाहें उड़ रही थी। जाहिर है किसी को पता नहीं है कि किस पर भरोसा करे। दैनिक जादूगर गलत चीजें छापने के लिए मशहूर है, लेकिन गवाहों की संख्या को देखते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मंत्रालय में काफी हंगामा हुआ था और तुम उसके बीच में थे। हैरी को समझ में नहीं आया कि वो बिना झूठ बोले इससे कैसे इनकार कर सकता है। उसने अपना सिर हिला दिया लेकिन कुछ नहीं बोला। स्लगहॉर्न ने उसे मुस्कुरा कर देखा। इतना विनम्र, इतना विनम्र। कोई हैरानी नहीं कि डंबलडोर तुम्हें इतना पसंद करते हैं। तो तुम वहां थे, लेकिन बाकी कहानियां इतनी सनसनीखेज। जाहिर है कोई नहीं जानता किस बात पर यकीन करे। उदाहरण के तौर पर वह भविष्यवाणी। नेविल का चेहरा गुलाबी हो गया और वो बोला, हम भविष्यवाणी नहीं सुन पाए। यह सही है, जिनी ने दृढ़ता से कहा। नेविल और मैं भी वहीं थे और यह चुनिंदा जादूगर वाली अफवाह सिर्फ दैनिक जादूगर ने फैलाई है। तुम दोनों भी वहां थे? स्लगहॉर्न ने बड़ी दिलचस्पी से कहा और जिनी तथा नेविल की तरफ देखा, जो उनकी उत्साहवर्धक मुस्कुराहट के सामने खामोश हो गए थे। हाँ, देखो, यह सच है कि दैनिक जादूगर अक्सर बढ़ा चढ़ाकर लिखता है, जाहिर है, स्लगहॉर्न ने आगे कहा और थोड़े निराश दिखने लगे। मुझे याद है, ग्वेनॉग ने मुझे बताया था, मेरा मतलब है हर्ली हेड हॉर्पिस की कप्तान ग्लेवहॉर्ड जोन्स। वे एक पुरानी याद के लंबे वर्णन में खो गए, लेकिन हैरी जानता था कि स्लगहॉर्न की बात अभी पूरी नहीं हुई है और उन्होंने नेविल तथा जीडी की बात पर भरोसा नहीं किया था। इसके बाद स्लगहॉर्न ने उन मशहूर जादूगरों के और किस्से सुनाए जिन्हें उन्होंने पढ़ाया था। वे सभी हॉगवर्ट्स में स्लग क्लब में खुशी खुशी शामिल हो गए थे। हैरी वहां से जाने के लिए बेताब था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि विनम्रता से ऐसा कैसे किया जा सकता है। आखिरकार ट्रेन धुंध भरे लंबे मैदान से होती हुई लाल सूर्यास्त में पहुंची और स्लगहॉर्न ने चारों ओर छा रहे धुंधलके की तरफ देखकर पलकें झपकाई। हे भगवान, अभी से इतना अंधेरा हो गया। मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था कि लैंप जल गए हैं। बेहतर होगा कि तुम सभी लोग अपने दुशाले पहन लो। मैकलेगन, तुम आना और नॉकटेल वाली पुस्तक ले आना। हैरी, ब्लेस, जब भी तुम्हें फुर्सत मिले तब यहाँ आ जाना। यही मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ लड़की। उन्होंने जिनी की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा। अच्छा तो अब चल दो, अच्छा तो अब चल दो। जेबिनी अंधेरे होते गलियारे में हैरी को धकाता हुआ गुजरा और उसने हैरी पर दुष्ट निगाह डाली, जिसे हैरी ने ब्याज सहित लौटा दिया। वह, जिनी और नेविल जेबिनी के पीछे पीछे चल दिए। मुझे खुशी है कि ये मीटिंग खत्म हो गई, नेविल ने बुदबुदाकर कहा। अजीब आदमी है ना? हाँ, थोड़ा अजीब तो है।
हैरी ने ज़ेबिनी पर आंखें गड़ाकर कहा। जिनी, तुम वहां कैसे पहुंच गई? उन्होंने मुझे ज़कारिया स्मिथ पर मंत्र मारते देख लिया था, जिनी ने कहा। तुम्हें याद है मेहनतकश का वह मूर्ख जो डीए में था? वो मुझसे बार बार पूछ रहा था कि मंत्रालय में क्या हुआ था। आखिर मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने उस पर मंत्र मार दिया। उसी समय स्लॉगहॉर्न वहां आ गए। मैंने सोचा कि वे मुझे सजा देंगे, लेकिन वे मंत्र से प्रभावित हो गए और उन्होंने मुझे लंच में आमंत्रण दे दिया। सनकी है ना? किसी को आमंत्रित करने के लिए यह ज्यादा अच्छा कारण है, बजाय इसके कि उसकी माँ मशहूर थी। हैरी ने ज़ेबिनी के सिर की तरफ देखकर त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। या उसके अंकल के कारण। लेकिन उसने अपने वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। एक साहसिक लेकिन अद्भुत विचार। 1 मिनट में ज़ेबिनी नागशक्ति के 6th ईयर के कंपार्टमेंट में दाखिल होने वाला है। मेल्फॉय वहां बैठा होगा और सोच रहा होगा कि नागशक्ति के साथी विद्यार्थियों के अलावा कोई उनकी बात नहीं सुन रहा होगा। अगर हैरी बिना किसी को दिखे ज़ेबिनी के पीछे घुस सके तो उसे देखने और सुनने को बहुत कुछ मिल सकता है। यह सच है कि यात्रा बहुत कम बची थी। हॉग्समीड स्टेशन मुश्किल से आधा घंटा दूर होगा, क्योंकि अब पास से जंगली दृश्य गुजर रहे थे। लेकिन कोई दूसरा हैरी की शंकाओं को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं था, इसलिए अब इन शंकाओं को सही साबित करने की जिम्मेदारी उसी पर थी। मैं तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ, हैरी ने धीरे से कहा और अदृश्य चोगा ओढ़ लिया। लेकिन तुम क्या? नेविल ने पूछा। बाद में बताऊंगा, हैरी ने फुसफुसा कर कहा और अधिकतम सावधानी बरतते हुए ज़ेबिनी के पीछे पीछे चल दिया। हालांकि ट्रेन की खड़खड़ के कारण इतनी सावधानी की कोई जरूरत नहीं थी। गलियारे अब लगभग खाली थे। ज्यादातर विद्यार्थी अपने स्कूल के दुशाले पहनने और सामान पैक करने के लिए अपने डिब्बे में चले गए थे। हालांकि हैरी ज़ेबिनी के बहुत करीब चल रहा था, लेकिन ज़ेबिनी के दरवाजा खोलने पर वह फुर्ती से कंपार्टमेंट में नहीं घुस पाया। ज़ेबिनी कंपार्टमेंट को खिसका कर बंद करने लगा, मगर हैरी ने उसे रोकने के लिए अपना पैर अड़ा दिया। इसे क्या हुआ? ज़ेबिनी ने गुस्से से कहा, जब फिसलने वाला दरवाजा बार बार हैरी के पैर से टकरा कर अटकता रहा। हैरी ने दरवाजा पकड़ा और उसे कसकर खोल दिया। ज़ेबिनी के हाथ में अब भी हैंडल था, इसलिए इस झटके से वह एक तरफ बैठे ग्रेगरी गोयल की गोद में गिर गया। इस दौरान मचे हड़कंप में हैरी तेजी से कंपार्टमेंट में पहुंच गया। ज़ेबिनी की खाली सीट पर उछला और लगेज रैक पर चढ़कर बैठ गया। किस्मत अच्छी थी कि गोयल और ज़ेबिनी एक दूसरे को देखकर घुर्रा रहे थे और सबका ध्यान उनकी तरफ था, क्योंकि हैरी को लगा था कि चोगा लहराने पर उसके पैर और टखने दिखाई देने लगे थे। एक भयंकर पल के लिए तो उसे लगा कि मेल्फॉय की आंखें उसके जूतों पर पीछा कर रही थी, जब तक कि वह ऊपर लगेज रैक पर नहीं पहुंच गया। लेकिन फिर गोयल ने दरवाजा भड़ाम से बंद कर दिया और ज़ेबिनी को अपने से दूर उछाल दिया। ज़ेबिनी विचलित दिखता हुआ अपनी सीट पर लुढ़क गया। विंसेंट क्रैब अपनी कॉमिक्स पढ़ने लगा। मेल्फॉय मुस्कुराता हुआ 2 सीट पर लेटा था और उसका सिर पेंसी पार्किंसन की गोद में था। हैरी चोगे के नीचे सिकुड़ा बैठा था ताकि उसका पूरा शरीर छिपा रहे। उसने देखा कि पेंसी मेल्फॉय के माथे पर आए चिकने सुनहरे बालों को थपथपा रही थी और मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई भी यह काम करना पसंद करता। लालटेनें ट्रेन की छतों से लटक रही थी और चमकदार रोशनी फेंक रही थी। उनकी रोशनी में हैरी अपने नीचे बैठे क्रैब के कॉमिक्स पर हर शब्द पढ़ सकता था। मेल्फॉय ने पूछा, तो ज़ेबिनी स्लगहॉर्न क्या चाहते थे? बस अच्छे संबंध वाले लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ज़ेबिनी ने कहा, जो अब भी गोयल को गुस्से से घूर रहा था। वैसे वे ज्यादा लोगों को खोजने में कामयाब नहीं हुए। इस जानकारी से मेल्फॉय खुश नहीं हुआ। उसने पूछा, उन्होंने और किसे बुलाया था? गरुड़द्वार के मैकलेगन को, ज़ेबिनी ने कहा। ओह हाँ, उसके अंकल मंत्रालय के उच्च पद पर है, मेल्फॉय ने कहा। कोई वेल्बी नाम का विद्यार्थी भी था चीलगात से? अरे नहीं, वह तो बड़बोला है, पेंसी बोली। और लॉन्ग बॉटम पॉटर तथा वीजली लड़की को, ज़ेबिनी ने अपनी बात पूरी की। मेल्फॉय अचानक उठकर खड़ा हो गया और उसने पेंसी का हाथ दूर झटका दिया। उन्होंने लॉन्ग बॉटम को बुलाया? ज़ेबिनी ने उदासीनता से कहा। हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि लॉन्ग बॉटम वहां पर था। लॉन्ग बॉटम में ऐसा क्या है जिसमें स्लगहॉर्न की दिलचस्पी है? ज़ेबिनी ने कंधे उचका दिए। पॉटर, अनमोल पॉटर, जाहिर है वे चुनिंदा जादूगर को देखना चाहते होंगे, मेल्फॉय ने व्यंग से कहा। लेकिन वीजली लड़की, उसमें ऐसी क्या खासियत है? बहुत से लड़के उसे पसंद करते हैं, पेंसी ने कहा और मेल्फॉय की प्रतिक्रिया को कनखियों से देखा। ब्लेज, तुम भी तो उसे आकर्षक मानते हो और हम सभी जानते हैं कि तुम्हें खुश करना कितना मुश्किल है। वह चाहे जितनी भी अच्छी दिखे, मैं उस जैसी खून की गद्दार को छूने भी नहीं वाला, ज़ेबिनी ने ठंडे लहजे में कहा, जिससे पेंसी खुश दिखने लगी। मेल्फॉय उसकी गोद में दोबारा लेट गया और वह फिर से उसके बाल थपथपाने लगी। देखो, मुझे स्लगहॉर्न की पसंद पर तरस आ रहा है। शायद वे थोड़े सठिया रहे हैं। अफसोस, मेरे डैडी हमेशा कहते थे कि अपने जमाने में वे अच्छे जादूगर थे। मेरे डैडी उनके प्रिय विद्यार्थी थे। स्लगहॉर्न ने शायद सुना नहीं होगा कि मैं ट्रेन में हूँ, वरना नहीं, तुम्हें तब भी आमंत्रण नहीं मिलता,
जेबिनी ने कहा। जब मैं पहले वहां पहुंचा था तो उन्होंने नॉट के डैडी के बारे में पूछा था। वे पुराने दोस्त थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि वे मंत्रालय में पकड़ा गए हैं तो वे खुश नहीं हुए और उन्होंने नॉट को आमंत्रण नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि प्राण भक्षियों में स्लगॉन की दिलचस्पी है। मेल्फॉय गुस्सा दिखने लगा, लेकिन उसने आनंद रहित हंसी हंसी। मेल्फॉय ने जमाई लेते हुए कहा, देखो किसे परवाह कि उनकी दिलचस्पी किसमें है। अगर तुम उनकी तरफ देखो तो वे क्या है, बस एक मूर्ख टीचर। मेरा मतलब है, हो सकता है कि अगले साल मैं हॉगवर्ट्स में ही ना रहूं। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कोई मोटा बूढ़ा मुझे पसंद करता है या नहीं। तुम्हारे क्या मतलब है कि तुम अगले साल में नहीं रहोगे? पेंसी ने आवेश में आते हुए कहा और मेल्फॉय के बाल सहलाना बंद कर दिया। कौन जाने, मेल्फॉय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हो सकता है कि मैं ज्यादा बड़े और अच्छे काम करने लगूं। लगेज रैक में अपने चोगे में सिकड़े हुए हैरी का दिल सरपट भागने लगा। रॉन और हरमाइनी से सुनकर क्या कहेंगे। क्रैब और गोयल मेल्फॉय की तरफ मुंह फाड़ कर देख रहे थे। जाहिर है उन्हें बड़े और बेहतर कामों की उसकी भावी योजनाओं की जरा भी भनक नहीं थी। यहाँ तक कि जेबिनी के दम्भी चेहरे पर भी उत्सुकता का भाव आ गया था। पेंसी स्तब्ध दिखती हुई दोबारा मेल्फॉय के बाल धीरे धीरे सहलाने लगी। तुम्हारा मतलब है तुम जानते हो कौन? मेल्फॉय ने कंधे उचका दिए। मम्मी कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं यह मानता हूँ कि इन दिनों पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। मेरा मतलब है, जरा सोचो, जब शैतानी शहंशाह सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो क्या उन्हें यह परवाह होगी कि किसे कितने OWL या NEWT मिले हैं? जाहिर है उन्हें परवाह नहीं होगी। असली पैमाना तो यह होगा कि उन्हें किस तरह की सेवा मिली है, किस तरह की निष्ठा मिली है। और तुम्हें लगता है कि तुम उनके लिए कुछ कर पाओगे? जेबिनी ने सख्ती से पूछा। तुम्हारी उम्र 16 साल है और तुम अभी बालिग भी नहीं हुए हो। मेल्फॉय ने धीरे से कहा। मैंने अभी अभी क्या कहा? शायद उन्हें परवाह नहीं होगी कि मैं बालिग हूं या नहीं। शायद वे मुझसे ऐसा काम करवाना चाहते होंगे जिसके लिए उन्हें बालिग जादूगर की जरूरत ही ना हो। क्रैब और गोयल दोनों अब गार्गोइल्स की तरह मुंह खोले बैठे थे। पेंसी मेल्फॉय को इस तरह निहार रही थी जैसे उसने इससे बढ़िया शख्स ना देखा हो। हॉगवर्ट्स दिखने लगा है। मेल्फॉय ने अपने प्रभाव का आनंद लेते हुए काली होती खिड़की के बाहर इशारा किया। अच्छा होगा कि हम अपने कपड़े पहन लें। हैरी मेल्फॉय को घूरने में इतना व्यस्त था कि उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि गोयल अपना संदूक उठा रहा था। जब उसने संदूक उठाया तो यह हैरी के माथे पर कसकर लगा। उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई और मेल्फॉय ने त्योरियां चढ़ाकर लगेज रैक की तरफ देखा। हैरी मेल्फॉय से डरता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसे दुश्मन नागशक्ति वालों द्वारा अदृश्य चोगे के नीचे पकड़े जाना पसंद नहीं था। उसकी आंखों में पानी आ रहा था और उसका सिर दुखने लगा था। उसने अपनी छड़ी निकाली इतनी सावधानी से ताकि चोगा न उठ जाए, और सांस रोककर इंतजार करने लगा। उसे यह देखकर राहत मिली कि मेल्फॉय को वह आवाज वहम लगी थी। मेल्फॉय ने भी बाकी सबकी तरह अपने दुशाले निकाले, अपना संदूक बंद किया और जब ट्रेन धीरे होने लगी तो उसने अपनी गर्दन पर एक नया मोटा यात्री चोगा बांध लिया। हैरी देख सकता था कि गलियारे दोबारा भरने लगे थे। उसने उम्मीद की कि हरमाइनी और रॉन प्लेटफॉर्म पर उसका सामान उतार लेंगे। वह जहां था उसे तब तक वहीं रहना होगा जब तक ये कंपार्टमेंट पूरी तरह खाली नहीं हो जाता। आखिरकार एक झटके के साथ ट्रेन पूरी तरह रुक गई। गोयल ने दरवाजा खोल दिया और मुक्का मारते हुए सेकेंड ईयर की भीड़ के बीच से रास्ता बनाने लगा। क्रैब और जेबिनी उसके पीछे थे। तुम चलो, मेल्फॉय ने पेंसी से कहा, जो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका इंतजार कर रही थी और यह उम्मीद कर रही थी कि वो उसे पकड़ ले। मैं किसी चीज की जांच करना चाहता हूँ। पेंसी चली गई। अब हैरी और मेल्फॉय कंपार्टमेंट में अकेले थे। लोग पास से गुजर रहे थे और अंधेरे प्लेटफॉर्म पर उतर रहे थे। मेल्फॉय कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास गया और उसने ब्लाइंड्स नीचे कर दिए ताकि बाहर गलियारे में खड़े लोग अंदर न झांक सके। फिर वो अपने संदूक पर झुका और उसे दोबारा खोला। हैरी लगेज रैक के किनारे से नीचे झांकने लगा। उसका दिल थोड़ी तेजी से धड़क रहा था। मेल्फॉय पेंसी से क्या छिपाना चाहता था? क्या अब वह उस रहस्यमयी टूटी हुई चीज को देखेगा जिसे सुधरवाना चाहता था? पूर्व शरीर बंधन। बिना किसी चेतावनी के मेल्फॉय ने अपनी छड़ी हैरी की तरफ कर दी थी, जो तत्काल स्थिर हो गया। धीमी गति में वह लगेज रैक के नीचे गिर गया। उसे दर्द हो रहा था और उसके गिरने से फर्श कांप गया था। वह मेल्फॉय के पैरों के पास पड़ा था और अदृश्य चोगा उसके नीचे था। उसका पूरा शरीर दिख रहा था और उसके पैर अब भी उसी मुड़ी हुई स्थिति में थे। वह एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकता था। वह सिर्फ मेल्फॉय की तरफ देख सकता था, जो खुलकर मुस्कुरा रहा था। मैंने यही सोचा था, उसने बहुत खुशी से कहा। जब गोयल का संदूक तुम्हें लगा था तो मैंने आवाज सुन ली थी। इसके अलावा जब जेबिनी अंदर आया तो मुझे किसी सफेद चीज की झलक भी दिखी थी। उसकी नजरें एक पल के लिए हैरी के जूतों पर पड़ी। तो जेबिनी के अंदर आते समय तुम दरवाजे पर खड़े थे, है ना? उसने हैरी की तरफ देखकर एक पल के लिए तौला। तुमने ऐसा कुछ नहीं सुना जिसकी मुझे परवाह हो, पॉटर। लेकिन अब चूंकि तुम फंस चुके हो। उसने कसकर हैरी के चेहरे पर लात मार दी। हैरी को लगा जैसे उसकी नाक टूट गई हो। हर तरफ खून बहने लगा। यह मेरे डैडी की तरफ से। अब यह लो। मेल्फॉय ने हैरी के स्थिर शरीर के नीचे से चोगा खींचा और उसके ऊपर डाल दिया।
मुझे लगता है कि ट्रेन के लंदन पहुंचने तक वे तुम्हें नहीं खोज पाएंगे, उसने धीरे से कहा। मिलते हैं पॉटर, या नहीं मिलते हैं? और जानबूझकर हैरी की उंगलियों पर पैर रखकर मेलफॉय कंपार्टमेंट से बाहर निकल गया।